हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेल ऑर्डर बिजनेस। ये आप काफ़ी ज़्यादा इससे थोड़ा नोन भी होंगे। मेल ऑर्डर बिजनेस का क्या मतलब होता है। जब आप एक सेल्स का, एक परचेज़ का एक ऑर्डर देते हैं बाय मेल या बाय टेलीफोन, तो उसे हम बोलते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। जिससे कि आप सभी को पता है कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी गैप होता है, क्योंकि प्लेस ऑफ कंजम्पशन जो है वो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है। तो नॉर्मली क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो गुड्स हैं वो नॉर्मली मिडल मैन के थ्रू अवेलेबल किए जाते थे, जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो उनके थ्रू ही हम अपना सामान बेच सकते थे, अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सकते थे। लेकिन मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या हुआ था, इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मिडल मैन। कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रोड्यूसर है, कोई रिटेलर है, जो भी कोई है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये आप वर्ड थोड़ा ध्यान सुनना, पोटेंशियल कस्टमर, जो उसको लगता है कि उसके रेडीमेड कस्टमर बन जाएंगे, उसे लगता है कि पोटेंशियल कस्टमर है जो उसके कस्टमर बन जाएंगे, तो उनको ये एक लिस्ट बनाता है, कस्टमर्स की लिस्ट बनाता है, मेलिंग लिस्ट बनाता है, और उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना एक कैटलॉग, या बोल सकते हैं उसे एक कैटलॉग ही भेजता है कि भाई हमारे पास ये सामान है, इस प्राइस पे है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके या इस मेल पर हमें ऑर्डर कर सकते हैं और आपको सामान जो है होम डिलीवरी आपको दे दी जाएगी। तो ये जो कंज्यूमर्स है इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है एडवर्टाइजमेंट से। जो इंटरेस्टिंग या इंटेंडिंग कस्टमर्स होते हैं वो इन कैटलॉग को देख के जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनका ऑर्डर कर देते हैं कि भाई मुझे ये खरीदना है। तो इसमें मेल ऑर्डर बिजनेस का मैं कोई बेसिकली मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे होती है। पहले क्या होता था कि होलसेलर्स, मिडल मैन जो होते थे, उनके थ्रू जो सामान होता था सप्लाई किया जाता था हमारे कंज्यूमर्स तक। लेकिन जब अब प्रोड्यूसर खुद भी अपना सामान बेच सकता है बिना किसी शॉप को खोले, बिना किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के आसपास नियर बाय एरियाज़ में पहुँचे, वो क्या कर सकता है, एक एडवर्टाइजमेंट डाल सकता है अखबारों में या किसी चीज़ पे, या वेबसाइट बना सकता है, या टेलीफोन से उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई हमारे पास ये सामान है, आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। जो इंटेंडिंग कस्टमर्स होते हैं वो उन्हें एक ऑर्डर कर देते हैं कि भाई हमें ये सामान खरीदना है, इस प्राइस या इस क्वांटिटी में सामान खरीदना है, और उनको वो सामान डिलीवर कर दिया जाता है बाय वे ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। उसके बाद उनको पेमेंट मिल जाती है। तो इस प्रोसीजर को हम पूरा बोलते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है। तो मेल ऑर्डर बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है या Myntra.com भी है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। अभी तो फिलहाल आपकी Jabong.com, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो वो सारी एक तरह से मेल ऑर्डर बिजनेस की ही एक एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनके फीचर्स करेंगे। पहला फीचर है ट्रेडिंग बाय पोस्ट। अब नॉर्मली हम ट्रेडिंग का मतलब आपको पता ही कि क्या होता है, बाइंग और सेलिंग। बाय पोस्ट का मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट की वे से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है बायर और सेलर के बीच में। जैसे कि अगर मान लो कि मैं आपको कुछ सामान बेचना चाह रहा हूँ जैसे कि आपको मैं फेस टू फेस होकर सामान बेच रहा हूँ, तो उसमें हमारा कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग बाय पोस्ट से सामान भेज रहा हूँ, तो आपको यही नहीं पता है कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो दिखने में कैसा है, या बोल चाल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, या कैसा नेचर क्या है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको एक कोरियर कर देगा, और कोरियर बॉय जो होगा वो आपको सामान में डिलीवर कर देगा। आपको नहीं पता कि आपने किस शॉप से सामान खरीदा, आपको ये भी नहीं पता होगा। तो इस केस में ट्रेडिंग बाय पोस्ट होती है। इस केस में क्या होता है, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है परचेजर और सेलर के बीच में, क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं वो मेल के थ्रू किए जाते हैं, और इन ऑर्डर्स को भेजा जाता है वीपीपी के थ्रू। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट की, क्योंकि इन जो पोस्ट होती हैं इनकी पेमेंट जो होती है वो बाद में मिलती है, जिससे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। इस सिस्टम में कस्टमर को अलाउ नहीं किया जाता है कि आप क्रेडिट पे सामान नहीं खरीद सकते हो। जिस टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी उसी टाइम पे आपको पेमेंट करनी होती है, इमीडिएटली पेमेंट करनी होती है कैश में, या जैसे आज के टाइम में तो पेटीएम भी उस टाइम पे भी पेमेंट हो जाती है अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको कैश में पेमेंट करनी ही होती है। अगर आप कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो वो जो सारा सामान होगा वो सेलर के पास वापस भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग विदाउट शॉप। जैसे मैंने आपको बताया कि इन मेल ऑर्डर बिजनेस के केस में आपको एक शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई गोडाउन है, कोई वेयर हाउस है, या कोई भी कुछ भी जगह है, कई केसेस में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कोई जो कस्टमर्स हैं आपके पास फिजिकली तो आ ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपके पास एक ऑर्डर्स भेज रहे हैं और आपको उसकी होम डिलीवरी करनी है। तो आपको शॉप की डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ
किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस जो ऑर्डर आया, या तो आपको अगर आपके गोडाउन में रखा हुआ है, आप खुद के पास रखा हुआ, तो आप उसे पैक करके आप भेज देंगे। अगर आप खुद प्रोड्यूसर हैं तो ऑर्डर मिलने के बाद में आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करके उसको भेज देंगे, तो उसके लिए आपको शॉप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे आपको पता है कि भी इसमें बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है बहुत कम कैपिटल में, बहुत कम पैसे में, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो उधार पे सामान खरीद भी लेते हैं और पेमेंट उन्हें कैश में मिल जाती है। तो इस वजह से उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत कम चाहिए होती है, अगर वो ट्रेडर्स ही हैं सिर्फ तो। क्योंकि ट्रेडर्स मैं हूँ, मैं उधार सामान खरीद रहा हूँ और मुझे पेमेंट कैश में मिल रही है, तो मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे क्या करना है, बस खाली एक एडवर्टाइजमेंट में तो खर्चा करना है। मान लो कि मैंने 5,000 या 5 लाख रुपए का सामान उधार खरीद लिया, और जब मैंने बेचा तो मुझे कैश पेमेंट मिल गई है, मान लो कि 5.5 लाख मिल गया, 50,000 मेरा प्रॉफिट हो गया और 5 लाख मैंने पेमेंट कर दी। मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ भी नहीं खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने तो 5 लाख रुपये लगाए नहीं थे शुरू में। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि भाई अगर थोड़ा आपको बड़े अमाउंट में स्टॉक चाहिए तो आपको पैसा देना भी पड़ता है। तो इसमें बेसिकली कि लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें शॉप नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। जो इन मेल ऑर्डर बिजनेस है इसका बेस होता है एडवर्टाइजमेंट। देयर फॉर मॉडर्न मेथड जो है एडवर्टाइजमेंट के वो यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको SMS से भी कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, ईमेल्स पे भी मिलती हैं, पोस्टर्स वगैरह लगे ही होते हैं कहीं कहीं दीवारों वगैरह पे, या फिर कहीं आपको उस पर अखबार में पैम्पलेट वगैरह मिल सकते हैं आपको। मतलब कि मॉडर्न जो तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है आजकल तो वो जो मॉडर्न वेज हैं उनसे आपको एडवर्टाइजमेंट से एक तरह से आपको अपने आप को अट्रैक्ट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट का एक तरह से पर्पस यही होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना कि हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें, ये एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वाइड मार्केट। अब जैसे आपको सभी को पता है कि जो आपके घर के आसपास में जो दुकान है उसका जो मार्केट लेवल है वो सिर्फ आपके घर के आसपास के एरिया का ही है। अगर वो सामान, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। जैसे आपके घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खाने कभी बहुत पहले के टाइम जाते थे, 2-3 साल पहले जाते थे, अब वो था कि उसका जो मार्केट लेवल था वो थोड़ा छोटा ही था, मतलब कि वो आसपास के लोग वहाँ पे आ रहे थे जिनको पता था कि भाई ये रेस्टोरेंट यहाँ पे अच्छा है या नहीं है, जो भी है। लेकिन अब जोमेटो जब से आया है जहाँ पे मेल ऑर्डर बिजनेस हो पा रहा है, तो उससे आप ऐसे रेस्टोरेंट से भी खाना घर पे मंगा पा रहे हैं जिनका आपको ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि उनके जो मार्केट का जो स्कोप होता है, वो एरिया जो होता है बढ़ जाता है। वाइड मार्केट का मतलब एक बेसिकली ये है कि जो मार्केट का एरिया है जहाँ पे उसके कस्टमर्स हैं वो काफ़ी फैल जाता है, एक लिमिटेड एरिया में नहीं रहता है। क्योंकि अब मेल ऑर्डर बिजनेस की वजह से जो मार्केट लेवल है वो कंट्री के अंदर कन्फाइंड नहीं रहा है। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड नहीं रहा है, वो कंट्री के भी बाहर जा चुका है। जैसे कि आपने एक मेरा जो रोल मॉडल है उसका नाम आपको मैंने कई बार शायद बताया भी होगा, जैक मा, मेरे रोल मॉडल का नाम है, उनकी एक वेबसाइट है alibaba.com, जो कि इस टाइम टॉप मोस्ट बिगेस्ट होलसेलर वेबसाइट है। रिटेलर में जो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये बिज़नेस कितना अच्छा है। जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो है अमेज़ोन का ओनर जेफ बेजोस, वो है रिटेलर बिजनेस है, ठीक है। और जो वर्ल्ड का सेकंड मतलब कि टॉप 10 में ही है आपका, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, जब तक रिटायर नहीं हुए थे वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे। मतलब कि अंबानी के इंडिया में करीब 30-40 साल से होते हुए भी वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं। रिटायरमेंट होने के बाद थोड़े पीछे हो गए थे, 2 महीने के बाद रिटायरमेंट के 2 महीने के बाद में अंबानी से पीछे हो गए थे। और उनका बिजनेस है होलसेल ट्रेडिंग का, उनके नाम पे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उनकी कहानी तो मैंने काफ़ी फॉलो भी की है, तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा खिंच जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ मिडल मैन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो खुद ही सामान अपना बना रहे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो खुद ट्रेडर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू खुद सामान बेचते हैं। आपको मिडल मैन की ज़रूरत इसमें नहीं होती कि आपका जैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है आपका गुड़गांव में और आपका कंज्यूमर है मुंबई में, तो आपको मुंबई में मिडल मैन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बाय मेल ऑर्डर या बाय एडवर्टाइजमेंट आप उसको सामान भेज सकते हो, तो आपको मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोसीजर क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस का। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। सबसे पहले हम टेलीफोन डायरेक्टरीज, ट्रेड डायरेक्टरीज या ईयर बुक्स जो होते हैं, या लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो होते हैं हमारी इसके कम्युनिटी के, उनके हम नंबर सर्च करते हैं। फिर उनको हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि जो हमें लगता है कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होंगे जो हमसे सामान खरीदना चाहेंगे,
उनके नेम्स एंड एड्रेसेस जो होते हैं कस्टमर्स के, उन्हें हम एक तरह से नोट डाउन कर लेते हैं सर्वे करके, या जैसे भी सर्वे करते हैं कि भाई इन लोगों को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे इंटेंडिंग कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। तो ये जो रिटेलर्स होते हैं इस टाइप के बिजनेस के जो होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कंज्यूमर से थोड़ी डिस्टेंस प्लेसेस पे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर तो काफ़ी सारे फैले हुए हैं पूरे एरिया में, पूरी कंट्री में, लेकिन जो ये सेलर है एक ही एरिया में ही हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है अपने बारे में, अपने गुड्स के बारे में कस्टमर्स को। इन दिस वे द सेलर प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ द पॉसिबल कस्टमर्स, इंटेंडिंग कस्टमर्स या जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, एक ही चीज़ होती है, उनके पास अपनी लिस्ट भेज देता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या टेलीफोन डायरेक्टरी, जहाँ से भी उनको कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। ये आपको एक समझने वाली चीज़ है, रेगुलर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है, साइकोलॉजिकली मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इंसान का जो दिमाग है ना बहुत जल्दी पुरानी चीज़ों को भूल जाता है जब वो नई चीज़ को देखता है। उसके दिमाग में, क्योंकि इंसान की जो मेमोरी है हाईएस्ट जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 6% अपनी यूज़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि भी इंसान को सब कुछ याद नहीं रहता है। जैसे ही उसकी लाइफ में या उसकी आंखों के आगे कुछ भी नया आता है वो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, और ये हम सभी के साथ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। तो उसी केस में एडवर्टाइजमेंट जो है हमें रेगुलरली करनी चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सके। अगर हमने 1 महीने एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद हमने 6 महीने के लिए छोड़ दी, तो लोग हमें भूल जाते हैं। ऐसा एक नॉर्मल फिनोमिना है, कोई नई चीज़ नहीं बताई है मैंने आपको, बस थोड़ा एक कॉमन चीज़ है ये। जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम चीज़ बेच रहे हैं, उसका जो सेंडिंग प्राइस होता है, प्राइस लिस्ट होती है, और जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, टेलीविज़न में। नॉर्मली आजकल टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर में ही होता है, रेडियो पे कम ही होता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद में जो इंटेंडिंग कस्टमर्स होते हैं, इंटेंडिंग का मतलब होता है जो मतलब कस्टमर हमारा बनना चाहता है, वो हमें सेंड कर देगा अपने ऑर्डर्स की भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए, और इस टाइम तक या इस प्राइस पर मुझे चाहिए। जब उसे रिसिप्ट मिल जाएगी ऑर्डर की, तो सेलर अरेंजमेंट करेगा कि उसके जो गुड्स होंगे जो उसने मांगे हैं उसको भेजने के लिए वो अरेंज करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है, आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि भाई दिस रेस्टोरेंट हैज़ एक्सेप्टेड योर ऑर्डर। उसके बाद में आपको एक नोटिफिकेशन और आती है, कुछ नाम लिखा होगा कि भाई दिस इज़ योर जोमेटो वैले, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जैसे ही उस रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिल जाएगा, वो आपके जो ऑर्डर को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप चेक करोगे उसके स्टेटस में या डिलीवरी स्टेटस में, आपको दिखेगा कि भाई अभी खाना प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद में ये सामान जो है आपका इस पोजीशन में पहुंच चुका है। तो जैसे ही आप उस रेस्टोरेंट को या उसी सेलर को आपका ऑर्डर रिसीव होगा, तो उसी टाइम ही वो उस चीज़ को अरेंजमेंट करेगा कि आपको तक पहुँचाने के लिए वो अरेंज करने शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जैसे ही सेलर अगर खुद ही मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका सामान स्टॉक में, जैसे मैंने को बताया भी था पहले भी एक पॉइंट में, कि अगर वो खुद जो सेलर है वो खुद ही मैन्युफैक्चरर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो या तो अगर उसके पास गोडाउन में सामान रखा हुआ है तो वो उसी टाइम उसको भेज देगा। अगर उसके पास जो है जो सामान की उसको गुड्स या सॉरी जो ऑर्डर मिला है वो उसके पास रेडीमेड अभी बना हुआ या नहीं है अभी, तो वो उसको प्रिपेयर करेगा और उसके बाद उसको अरेंज करेगा कि उसको सप्लाई कर देगा कंज्यूमर्स तक, और उसे वेल पैक मैनर में भेजेगा उसके पास। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट रिसीविंग पेमेंट्स। अब जैसे ही, जैसे मैंने को बताया कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी होती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही बायर ने सेलर के पास एक ऑर्डर भेज दिया, ऑर्डर ने अरेंज कर दिया, जैसे ही उसको सामान भेज दिया, जैसे ही बायर को सामान रिसीव होगा तो वो उसी टाइम पे उसी पेमेंट कर देगा। जो मोस्टली रेप्यूटेड या जो भी सेलर्स होते हैं, पुराने जो सेलर्स हैं, वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन सच ए सिचुएशन गुड्स आर सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पार्सल, द बायर्स डो नॉट सेंड मनी अलॉन्ग विद द ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स के साथ में पैसा अपना नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई नए सेलर है तो उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस उनका नहीं होता है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो उसी टाइम में पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे आज के टाइम में ये चीज़ हो चुकी है पॉसिबल कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ तभी करते हैं जब आपको लगता है कि आपको उन पर भरोसा है कि कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। तो जब कंज्यूमर अपने गुड्स को रिसीव करता है तो वो उस टाइम पेमेंट कर देता है, और वो पेमेंट जो है फाइनली सेलर के पास चली जाती है। तो ये था, हमने पढ़ा था फीचर्स क्या क्या है और इसके ओरिजिन और प्रोसीजर क्या क्या है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस क्या क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस के। अब पहला हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स, देन हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस टू द सेलर।
अब एडवांटेजेस कस्टमर के लिए क्या क्या है कि पहला है कि होम डिलीवरी। अब किसी भी कस्टमर को मार्केट में बाहर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुकान में इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। उसे बाहर, घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे तो सिंपली क्या करना है, उसे बस एक इंटरनेट पे या टेलीफोन से या जैसे मेल से जैसे भी करना है, उसको अपना ऑर्डर भेजना है, उसका जो सामान है उसकी होम डिलीवरी कर दी जाएगी। होम डिलीवरी का मतलब है कि जो भी आपका सामान है जो भी अवेलेबल किया जाएगा रिटेल ट्रेड से जो किया जा सकता है, वो डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस सिस्टम में आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको एक ऑर्डर करना है मेल से या टेलीफोन से या जैसे भी आपको मेल करना है और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास के एरिया के मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। वो चीज़ें जो हमें अवेलेबल नहीं है हमारे नियर बाई एरियाज़ में, वो हमें डिस्टेंट दूर के प्लेसेस से हम अपने पास मंगा सकते हैं। तो ये हमें एक एडवांटेज का मिल जाता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास की मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो हम दूर से मंगा सकते हैं बिना वहाँ पे जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ईजी मनी अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन है और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों के बीच में काफ़ी प्लेस गैप होता है। और जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट से कुछ शर्ट मंगाई है, तो वो मुझे आज नहीं मिल जाएगी, कम से कम 3-4 दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 दिन के बाद मिलती है। तो उस टाइम पीरियड में जो टाइम गैप है, उस टाइम पीरियड में 8 से 10 दिन के गैप में मैं अपनी मनी अरेंज कर सकता हूँ जो मुझे पेमेंट करनी है। तो मेरे पास टाइम मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे कोई एक मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया इंटरनेट पे, जो पहले मैंने सोचा नहीं था मैं खरीदूंगा, लेकिन अब मुझे पसंद आ गया और मैंने उसका ऑर्डर कर दिया है। अब वो मुझे मिलेगा कम से कम 5-6 दिन के बाद में मुझे फ़ोन रिसीव होगा और मुझे पेमेंट करनी है 5-6 दिन के बाद में। तो उस टाइम पीरियड में एज ए कस्टमर मैं उस मनी को अरेंज कर सकता हूँ उस टाइम पीरियड में, तो उसका भी मुझे टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल। जब हम किसी की दुकान पे जाते हैं तो हम प्राइस को कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि भाई ये इसका प्राइस क्या है, उसके कंपटीशन में जो दूसरी चीज़ है उसका प्राइस क्या है। लेकिन वेबसाइट्स पे या कैटलॉग्स में या किसी मेन्यू कार्ड वगैरह में जैसे होते हैं जो ऑनलाइन में मिल जाता है, उसका हम प्राइस लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप जोमेटो का एग्जांपल मैं देता हूँ, अमेजन का एग्जांपल आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। आप घर पे बैठे बैठे ही काफ़ी सारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ का जो प्राइस है इस साइट पे कितना है या दूसरी साइट पे कितना है, या एक रेस्टोरेंट में इस चीज़ का प्राइस कितना है, दूसरी पे प्राइस कितना है, या डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप उन प्राइस में कंपैरिजन कर सकते हो, जो जहाँ पे आपका मिनिमम प्राइस लगेगा वहाँ से आप परचेज कर सकते हो ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट है चीप प्रोडक्ट्स, जो कि इस केस में मिडल मैन जो खत्म हो जाते हैं, मिडल मैन के ख़त्म होने की वजह से जो उनका अपना पर्सनल कमीशन या प्रॉफिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं उनका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो हमें सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो मिडल मैन है वो नहीं है बीच में, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेविंग ऑफ टाइम। अब जैसे कस्टमर को, जैसे मैंने को बताया कि आपको भूख लगी है, आप व्हीकल लोगे, कपड़े पहनोगे, पहले कपड़े पहनोगे फिर व्हीकल लोगे, फिर उसके बाद बाहर जाओगे, फिर सोचोगे भाई क्या खाऊं, कहाँ कोई वहाँ पे पार्किंग ढूंढोगे, फिर ऑर्डर वहाँ जाके करोगे, फिर आपका खाना बन के वहाँ पे आएगा, खाओगे, या फिर आप वापस आओगे, फिर कपड़े बदलोगे, फिर वहाँ पे फैल जाओगे बेड पे जाके। तो करीब आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक ऑर्डर करना है और उसके बाद में आपको रिलैक्स रहना है, बस आपको बस गेट पे जाके उस ऑर्डर को रिसीव करना है। आपका मैक्सिमम टाइम सेव होता है इसमें। वो चीज़ अलग है कि जो एक्सपीरियंस होता है बाहर जाके फैमिली के साथ में एक टाइम स्पेंड होता है, वो चीज़ एक अलग ही होती है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो उस केस में आप मेल ऑर्डर बिजनेस का काफ़ी यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ आपको खरीदनी है, कोई चीज़ आपको परचेज़ करनी है, तो आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में आपको सारी चीज़ें जो है होम डिलीवरी कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी खरीदने हैं, जैसे ब्रेड खरीदनी है, आपको दही खरीदनी है, तो वो भी आज के टाइम में आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। तो उसके लिए भी आज के टाइम में कंज्यूमर को शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट में मिल जाती है। आपको कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू द सेलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को एडवांटेज है तो सेलर्स को भी एडवांटेज मिलता है। जैसे पहला पॉइंट है कि लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि उसको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट पे सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से और कैश पेमेंट में बेचता है, तो उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा आता है नो एक्सपेंसेस ऑन द शॉप। ये सिंपली गोडाउन रख के भी अपना बिजनेस चला सकता है, इसे कोई शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, शॉप के ऊपर डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है,
कोई भी खर्चा इसका आता ही नहीं है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं इस केस में, तो इसका खर्चा काफ़ी कम होता है, तो इसका ये भी एडवांटेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइड ट्रेडिंग एरिया। ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है। अगर आप इस चीज़ में बिजनेस करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि भी आपका बिजनेस कितना लेवल पे चल सकता है, जबकि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस का ओनर है, और वर्ल्ड का फर्स्ट जो होलसेलर ट्रेडिंग बिजनेस है वो भी काफ़ी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आता है। काफ़ी रिचेस्ट पर्सन हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस में आ चुके हैं। कोई भी दुकान है वो कभी भी रिच नहीं हो सकता है। जो भी, जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस का ऑनलाइन बिजनेस चलता है तो ही वो रिच हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से आपका जो कस्टमर रीच है काफ़ी वाइड हो जाएगा, काफ़ी आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे अपना सामान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था नो फियर ऑफ बैड डेट्स। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में जो भी पेमेंट होती है उसी टाइम पे हो जाती है, कोई क्रेडिट परचेज नहीं होती है इसमें, तो बैड डेट्स का कोई इसमें डर नहीं होता है। बैड डेट्स का मतलब आप अकाउंट से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब वो होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते हैं, हमें बोलते हैं बाद में ले लेना। ओ भाई क्या कर रहा है तू, अभी तो मैंने कहा था कल ले लेना, फिर तो फिर आ गया, तो वो उन्हें हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो उनका डर नहीं होता क्योंकि इसमें कैश पेमेंट के ऊपर ही सामान बेचा जाता है। नो नीड ऑफ गो डाउन, क्योंकि इसमें कई बार होता है जब खुद ही मैन्युफैक्चरर ही अपना सामान बेच रहा है तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है उसके बाद उसे प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसे सेंड कर देता है, तो उसे पहले से ही मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो गोडाउन की ज़रूरत उसमें होती ही नहीं है कि भाई सामान पहले परचेज कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद उसे बेचना है। वो ऑर्डर मिलने के बाद भी प्रोड्यूस करके बेच सकता है, तो उसे गोडाउन की ज़रूरत नहीं भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, कि अगर प्रोड्यूसर खुद ही कस्टमर को सामान बेच रहा है तो उस केस में उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन पाएगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा उसका। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जो कस्टमर जो चाह रहा है, जो कस्टमर का जो फीडबैक है वो उसे डायरेक्टली मिल पाएगा, बिना किसी मिडल मैन के मॉडिफाइड किया हुआ फीडबैक उनको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फीडबैक उनको मिल पाएगा। जो भी उनके कंप्लेंट्स होंगे, जो भी उनके सजेशंस होंगे कस्टमर्स के, वो डायरेक्टली सेंड कर पाएगा अपने उसको सेलर को। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नो नीड ऑफ मिडल मैन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नो नीड ऑफ मिडल मैन, क्योंकि इस मेल ऑर्डर बिजनेस में हमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपना सामान जो है एडवर्टाइजमेंट करके मेल ऑर्डर से खुद ही सामान को भेज रहे हैं, तो उसमें हमें रिटेलर्स की या होलसेलर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने को बताया कि इसमें काफ़ी प्लेस गैप होता है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो वो प्लेस गैप खत्म कर दिया जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस से। हमें वहाँ पे मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप सभी को पता ही है, लॉकडाउन अभी शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम में मेल ऑर्डर बिजनेस थोड़ा बीच में बंद भी हो गया था, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुआ था तो काफ़ी उनकी सेल्स हुई थी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो अगर आप भरोसे को एक थोड़ा अलग रख दें तो आप कोशिश करेंगे कि आप ऑनलाइन ही सामान, जैसे मेरा खुद का है तो मैं दही भी खरीदता हूँ तो ऑनलाइन ही मेरे घर पे आ जाती है। मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा एक आलसी टाइप का प्राणी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी सामान हो जाए घर पे ही आ जाए, तो उस केस में टाइम भी सेव होता है मेरा, और उस केस में शॉप उसको भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट इसका आता है क्विक पेमेंट। अब जैसे मैंने को बता दी वैल्यू पेबल पोस्ट होती है, उससे सामान भेजा जाता है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी पे ही उनको पेमेंट मिल जाती है, तो उस टाइम जो भी ऑर्डर उनको भेजा जा रहा है उस टाइम पे उनको पेमेंट मिल जाती है। अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, कोई परचेजर या बायर, तो वो सामान डायरेक्टली सेलर को वापस भेज दिया जाता है 2 या 3 दिन में, और वो जो पैसा 2 या 3 दिन में सेलर के पास पहुंच जाता है। तो उसको ये नहीं लगता कि उसका पैसा मर जाएगा, बैड डेट्स हो जाएंगे या उसके पास पैसा नहीं मिलेगा, उसका ऐसा नहीं होता। क्रेडिट पे परचेज तो इसमें होते ही नहीं है। तो ये पॉइंट से एडवांटेजेस टू द सेलर। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है हमारा आज का, डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस की। मेल ऑर्डर बिजनेस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला कि क्रेडिट फैसिलिटी इसमें नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कैश पेमेंट से ही सामान खरीदा या बेचा जाता है, तो कोई भी बायर जो होता है, इंटेंडिंग बायर जो होता है, वो सिर्फ कैश में ही सामान को परचेज कर सकता है, इसमें क्रेडिट चीज़ नहीं होती। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि कुछ सेल्स कम हो जाती है। जैसे किसी के पास नॉर्मली आज एक चीज़ शुरू हो चुकी है, बहुत टाइम पहले चीज़ हो गई थी, EMI पे भी आप सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें फाइनेंसिंग अवेलेबल है तो उसमें भी एक तरह से ये जो पॉइंट है थोड़ा ख़त्म कर दिया गया है कि लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि EMI पे जब आप सामान को खरीदते हैं तो उस पर आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये डिसएडवांटेज आपको याद ज़रूर करना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉइंट जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको याद ज़रूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे कि आपने एक ऑर्डर किया आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए, वो
उस चीज़ की डिलीवरी आपको उसी दिन नहीं मिल पाएगी, कम से कम आपको 4-5 दिन लग जाते हैं उसकी डिलीवरी आपको मिलने में। मतलब कि क्विक डिलीवरी नहीं होती है उस चीज़ की जो आपने मांगी है उस सेलर से। वो पहले अरेंज करेगा, फिर आपको भेजेगा, फिर आपको रिसीव होगा, तो उसमें टाइम पीरियड थोड़ा लग जाता है, तो उसमें क्विक डिलीवरी नहीं हो पाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट। क्योंकि हमें जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे कस्टमर कौन कौन रहेंगे या पोटेंशियल कस्टमर हमारे कौन कौन हो सकते हैं। सेलर सिंपली लेटर भेजता है कंज्यूमर्स को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एडवर्टाइजमेंट्स। वो उनको अपना मेन्यू कार्ड भेज सकता है, अपना कैटलॉग भेज सकता है, या जो भी उसके पास जो परफॉर्मर रहता है वो उसको भेज देगा कि भाई ये हमारे पास सामान है, इसका ये प्राइस रहेगा। क्योंकि उसे शुरू में पता नहीं होता कि उससे पॉसिबल बायर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो मेलिंग लिस्ट बनाने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मेल ऑर्डर बिजनेस सिर्फ चलता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अगर आप रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ही आपका बिजनेस चल पाएगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जो नई चीज़ों को देखते ही अब पुरानी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, तो उनके माइंड में एक एरिया आपको घेरना पड़ता है, एक ऑक्यूपाई करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब आप रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करोगे, बड़ी लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आप खर्चा भी करना ही पड़ेगा। तो इन एडवर्टाइजमेंट में खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, नए मॉडर्न वे में एडवर्टाइजमेंट करनी है। सो मच सो द एडवर्टाइजमेंट हैज़ टू बी कैरिड टू द फॉरेन कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीएल को स्पॉन्सर करती हैं, और जैसे कि हर मूवी, हर टेलीविज़न सीरियल या हर जो भी टेलीविज़न पे आता है, कोई प्रोग्राम आता है, उसके बीच में जो कमर्शियल ब्रेक होता है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं। तो वो भी खर्चीली चीज़ होती है एक तरह से। आप पहले की शूटिंग करोगे, किसी एक्टर को उसमें कास्ट करोगे, फिर उसको टेलीविज़न पे प्रमोट करोगे, तो काफ़ी खर्चा आता है उस चीज़ का, तो खर्चा काफ़ी बढ़ता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्राइस। अब नेट प्राइस जो है एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से, या जो उसका जो मेल का जो क्या कह सकते हैं उसे, पोस्टिंग जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से थोड़ा उस पर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है हमारे सामान का। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है 200 रुपये की, कोई चीज़ है वो हम 220 की 230 की हम बेचते हैं नॉर्मली जो कस्टमर तक पहुंचती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, मैं जोमेटो एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर कोई चीज़ है आपने मंगानी है कुछ 125 रुपये की कोई चीज़ है, तो आपको करीब वो 150 रुपये की मिलती है, जो डिलीवरी चार्जेस में ऐड होकर आपको मिलता है। तो ये एक पॉइंट है कि जो उसका प्राइस होता है थोड़ा बढ़ जाता है कि आप मेल ऑर्डर से उसे मंगा रहे हो। लेकिन आपको ये सोचने वाली चीज़ होती है, अगर आप वहाँ पे जाके आप लेते हो तो आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो इस वे में क्या है कि अगर आप मेल ऑर्डर से मंगा रहे हो, थोड़ा आपका पैसा खर्च थोड़ा बच जाता है। किससे बच जाता है कि अगर आप फिजिकली वहाँ जाके खरीदते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब कुछ जो थोड़े स्मार्ट लोग जो होते हैं, कुछ थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो थोड़े क्या करते हैं, फ्रॉड के उनके दिमाग में आता है कि फ्रॉड, चलो कुछ पैसा कमाया जाए। उनको क्या करते हैं कि फेक एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी उन लोगों को। और जो भोले भाले हमारे ऐसे भोले भाले इनोसेंट जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट से भेज दिया जाएगा। उनको बोल दिया जाएगा कि आप लॉटरी जीत गए हो, आप ये कर गए हो, वो कर गए हो, आपको बस 10,000 देने और आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भी आपको डिलीवरी जो दी जा रही है गुड्स की, वो डिफेक्टिव गुड्स की भी हो सकती है। तो उस केस में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है फ्रॉड होने की। तो इसी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो एक्चुअल में जेन्युइन जो सेलर्स हैं उनके ऊपर से भरोसा थोड़ा उनका ख़त्म हो जाता है। तो आपको जो चीज़ खरीदनी भी है, अगर ऑनलाइन आप मेल ऑर्डर से कुछ सामान मंगा भी रहे हैं, तो आपको काफ़ी पूरा चेकिंग करके खरीदनी चाहिए। ये आपका राइट भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सिलेक्शन फैसिलिटी। जैसे कि अगर हम कुछ सामान मंगा रहे हैं मेल ऑर्डर से, तो आपके पास कोई सिलेक्शन फैसिलिटी नहीं है। आप उसे एग्जामिन करके चेक नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है। जो आपके पास फ़ोटो या कोई इमेज है, आप उसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, जैसे भी जो भी है, क्योंकि वो कस्टमर के सामने रखी हुई नहीं है। वो बस उसे गैस कर रहा है कि भाई ये चीज़ पसंद आ रही है, अच्छी है, तो मंगा लेते हैं। तो उसके पास सिलेक्शन फैसिलिटी नहीं है कि भाई ये नहीं, ये ले लेते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, भैया ये वाला दिखाना, भैया पिंक कलर होगा इसमें, जैसे ये होता है ना, सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, ये सिलेक्शन फैसिलिटी हमको नहीं मिल पाती है कस्टमर को। फिर हमारा आता है आज का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, इसमें नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स। ये पॉइंट भी प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, लेकिन आपको याद करना है। इसमें क्या होता है कि मेल ऑर्डर बिजनेस में जो आपने सामान परचेज कर लिया उससे आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन अब टाइम इसमें कंडीशन क्या है, प्रैक्टिकली पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि 15 दिन तक आप रिटर्न कर सकते हो। 15 दिन तक के बाद में आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते हो, वो भी किसी लिमिटेड चीज़ में जिसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। रिटर्निंग का मतलब होता है जैसे आपको लगता है कि आपके साइज़ का नहीं है, कोई अगर कपड़े आपने मंगाए आपके साइज़ का नहीं है,
या कुछ उसमें टेक्निकल डिफेक्ट लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लग रहा है, तो आप उसे 15 दिन तक उसे वापस कर सकते हो और आपका पैसा उसे वापस आपका बिल्कुल रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिससे हमने पढ़ा मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा इसके फीचर्स हमने पढ़े, इसके हमने प्रोसीजर हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स, एडवांटेज टू द सेलर्स, देन हमने लास्ट में पढ़ा डिसएडवांटेज ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस। इसी के साथ में हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस खत्म हो जाता है, टॉपिक हमारा खत्म होता है। कल हम करेंगे कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में एंड एवीएम के बारे में, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, और इसी के साथ में आपका ये 9 चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीएसटी जो है सिलेबस से कट ऑफ हो चुका, तो ये हमने करना ही नहीं है। आपको देख के खुशी हो रही होगी कि जीएसटी जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। तो आप चाहो तो मुझे पार्टी भी दे देना बाद में कि भी इतना बड़ा टॉपिक था, ये सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको करा भी दूँगा कि ये जो जीएसटी का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन सिलेबस में बस नहीं है, 80% ने कट ऑफ कर दिया है। तो कल आपका बस एक पेज का टॉपिक बचा है, कोऑपरेटिव स्टोर एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, और इसके बाद आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 10 चैप्टर भी आपका सिर्फ 1 या 2 वीडियोज़ का ही है, वो भी छोटा सा ही है, बस 1-2 पेज का ही है वो भी, तो वो भी परसों पूरा हो जाएगा। तो परसों आपका फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये था अच्छा टॉपिक मेल ऑर्डर बिजनेस। थैंक यू।